सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोग्नोसी दैट इज़ इन द सेमेस्टर 4 ऑफ द बी फार्मेसी अकॉर्डिंग टू द पीसीआई सिलेबस। सो सबसे पहली यूनिट से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अबाउट डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमसीक्यूज ऑल्सो के डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट भी पूछी जा सकती है। सो अलग अलग रूट्स हैं जैसे ओरल, पेरेंटेरल, ट्रांसडर्मल, रेक्टल, और आपको हर एक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ओरल जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में वो जो ड्रग हम कंज्यूम करते हैं वो जाता है। सो उसमें इट अंडरगोज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर हम पेरेंटेरल देखने जाएं पेरेंटेरल तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओरल डोसेज फॉर्म। सो इमरजेंसी कंडीशंस में दैट इज़ द रीज़न इंजेक्शंस एंड पेरेंटेरल्स आर प्रेफर्ड. So in this way you have to study about all the different routes of administration and at least 2 advantages and 2 disadvantages. That suffice. The next question is explain in detail about bioavailability, antagonist and its types, agonist and its types. So bioavailability को basically अगर हम इसको एक proper pharmacology term में define करें, the rate and extent at which the fraction of drug gets absorbed in the systemic circulation. और अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझने जाएं सो बेसिकली हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड में दैट इज़ द ब्लड, उसमें कितना ड्रग अवेलेबल है वो डिटरमाइन करता है बायो अवेलेबिलिटी। तो पेरेंटेरल की बायो अवेलेबिलिटी इज मोर देन ओरल। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंटागोनिस्ट एंड इट्स टाइप्स। सो एंटागोनिस्ट एक ऐसा एजेंट होता है जो रिसेप्टर पे, वो लिगैंड, न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी हो सकता है, जो एक्चुअली रिसेप्टर पे बाइंड होता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, उसको ब्लॉक करके। वाइल अगोनिस्ट एक ऐसा एजेंट है और ये लिगैंड या न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर पे बाइंड होके उसे एक्टिवेट कर देता है। एंटागोनिस्ट के डिफरेंट टाइप्स है जैसे फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल, केमिकल एंड फिजिकल। 2 मेन टाइप के एंटागोनिस्ट है, इसके बीच का आपको डिफरेंस पढ़ना होता है, वो है कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। सो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बेसिकली अगोनिस्ट के साथ compete करता है और वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, बट नॉन कॉम्पिटिटिव वाला जो है वो एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है और वो उसका अगोनिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम देखें तो अगर हमको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल सकता है अगर हम ऑर्गोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, बट इन नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज नॉट पॉसिबल। और एक डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे। सो उसमें पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट होती है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में, बट नॉन कॉम्पिटिटिव में वो फ्लैट एंड ही रहता है। सो आपको बेसिकली इसे एक डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में पढ़ना है, सो आपको इजीली सारे टॉपिक्स या सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अगोनिस्ट में देर आर 3 टाइप्स ऑफ अगोनिस्ट। एक है कंप्लीट अगोनिस्ट, एक है पार्शियल अगोनिस्ट और एक है इनवर्स अगोनिस्ट। सो इनवर्स अगोनिस्ट बेसिकली रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उसे एक्टिवेट भी करता है, बट एक ऐसे डायरेक्शन में जो अगोनिस्ट को अपोज करे। सो नाइदर एक एंटागोनिस्ट है नाइदर एक अगोनिस्ट है। और एक बेसिक डिफरेंस जो आपको याद रखना है अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बीच का, अगोनिस्ट के पास अफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों होती है, बट एंटागोनिस्ट के पास सिर्फ और सिर्फ अफिनिटी होती है, इट लैक्स इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिकेसी। सो ये काफ़ी बार एमसीक्यूज में दिस इज आस्क्ड, इवन इन द जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट। और पार्शियल अगोनिस्ट की हम बात करें सो वो रिसेप्टर पे आएगा, उसे एक्टिवेट करेगा, मतलब आधा ही एक्टिवेट करेगा, उतना नहीं जितना एक कंप्लीट अगोनिस्ट एक्टिवेट करता है। So basically partial agonist is between inverse agonist and complete और full agonist. Next है हमारी यूनिट नंबर 2। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिसेप्टर होता क्या है। रिसेप्टर इज अ बाइंडिंग साइट, मैक्रोमोलिकुलर एंड प्रोटीनेशियस। और बेसिक देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, लिगैंड गेटेड, जी प्रोटीन, एंजाइम लिंक्ड
एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। आपको ये डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में अगेन पढ़ना है। फास्टेस्ट जो है वो लिगैंड गेटेड है, मिली सेकेंड्स में उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। जी प्रोटीन का सेकेंड्स में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। एंजाइम्स का मिनट्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स का मिनट्स में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। और न्यूक्लियर का आवर्स एंड आवर्स में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। और आपको उसे याद करना है कि कौन सा इंट्रा सेल्यूलर है, कौन सा एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, कौन सा मेम्ब्रेन चैनल रिसेप्टर्स है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन, GS, GI, GO एंड GQ। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? GS, S फॉर स्टिम्युलेशन, सो वो एडेनाइल साइक्लेज को स्टिम्युलेट करेगा एंड कैल्शियम चैनल को इंक्रीज करेगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। GI, I स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन, तो वो एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा। अब वो इनहिबिट होगा तो पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे। सो GS और GI में एक ही डिफरेंस है, एडेनाइल साइक्लेज का कैल्शियम GS में बढ़ना और GI में उसका कम होना। सिमिलरली GO स्टैंड्स, उसमें क्लोजिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स होता है, दैट इज कैल्शियम चैनल्स गेट क्लोज्ड एंड कैल्शियम इनफ्लक्स इज इनहिबिटेड। एंड GQ, उसमें एक पाथवे होता है फॉस्फोलाइपेज C IP3DAG pathway, that is the secondary messenger pathway, and IP3 stands for ionositol triphosphate and DAG stands for diacyl glycerol. थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। बेसिकली हम जब एक ड्रग को डेवलप करते हैं तो उसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, पोस्ट क्लिनिकल और लीड फाइंडिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ड्रग डिस्कवरी। सो बेसिकली आपको क्लिनिकल में 4 टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। फेज 0 इज ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रो डोजिंग फेज, फेज 1। सो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में इट्स नॉट ऑफनली आस्क्ड इन एग्जाम्स, बट इफ यू गो टू सी रिसेप्टर क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट। Next is unit number 3. The first question is classify the sympathomimetic and sympatholytic drugs. So basically sympathomimetic ऐसे drugs होते हैं जो adrenergic system को stimulate करते हैं, और sympatholytic वो ऐसे होते हैं जो adrenergic system को inhibit करते हैं। So lytic मतलब किसी भी चीज़ का lysis होना, मतलब किसी भी चीज़ का suppress हो जाना। So adrenomimetic, sympathomimetic agents के different classification है। सो आपको सिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोलाइटिक इसके क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है, दैट इज एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट एंड एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द GPAT पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कौन सा सिलेक्टिव है, कौन सा नॉन सिलेक्टिव है, कौन सा अल्फा 1 है, कौन सा बीटा 2 ब्लॉकर है, कौन सा कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज राइट द टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड अबाउट द न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। न्यूरोहार्मोनल एंड को ट्रांसमिशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो, स्पेशली डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, गाबा एंड ग्लूटामेट, बिकॉज आपके आगे जो फार्माकोलॉजी में ड्रग्स है दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज में यूज होते हैं, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। सो दे आर रिलेटेड टू अ इम्बैलेंस इन दीज हॉर्मोन्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स. So you need to do the neurotransmitters well. The next question is write about the classification of general anesthetics. So general anesthetics के basically 2 classification है majorly, injectable, that is also called as intravenous, and the other one is surface. So injectable में बहुत ज़्यादा ultra short acting barbiturate important है, and एक special general anesthetic है जिसको हम बोलते हैं ketamine, that is called as dissociative anesthetic. So it is a special anesthetic because इसमें आपकी eyes open रहती है during the entire surgery and you can even swallow up things. But ऐसा कोई भी anesthetic agent नहीं है जिसमें eyes open रहे and you are able to swallow up things. So that is why ketamine is a very important drug even with respect to MCQ. The next question is write about the pharmacology of atropine. एट्रोपिन बेसिकली एक नेचुरल अल्कोलॉइड अट्रोपा बेलाडोना से आता है, एंड अट्रोपिन इज अ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग. सो यू नीड टू रिमेंबर द यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक ड्रग्स. अगर आप एक बेसिक नॉर्मल भी एक यूजेस पढ़ते हैं, सो दैट यू कैन अप्लाई टू ऑलमोस्ट एच एंड एवरी ड्रग.
like antiadrenergics. It is used for pheochromocytoma and Raynaud's disease. Similarly, cholinergic drugs are used in Alzheimer, glaucoma, myasthenia gravis. And anticholinergic drugs are used as skeletal muscle relaxant, anti-secretory, anti-spasmodic. So you can remember it this way. Next is unit number 4. The first question is, write about the pharmacological action of GABA. So GABA is a depressive as well as a stimulant neurotransmitter, that is gamma aminobutyric acid. And GABA glutamate या फिर GABA, if there's an imbalance in GABA, the related disorders, you need to remember these well. And the next question is, classify the skeletal muscle relaxant. It is a very, very important question because basically there are two types of skeletal muscle relaxant, direct acting and indirect acting. And direct acting are also called as peripherally acting, while indirectly acting are also called as centrally acting. एंड मोस्टली पेरिफेरली एक्टिंग एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं. सो उसमें भी दो टाइप्स है, नॉन डीपोलराइजिंग एंड कॉम्पिटिटिव, while the other class is depolarizing and non-competitive. So you just have to switch the non word, that is non-depolarizing and competitive, depolarizing and non-competitive. Non-depolarizing में एक drug you have to study and that's tubocurarine. Again, it's a curare alkaloid. So and one thing that you need to remember, edrophonium एक ऐसा drug है, इकलौता, like if you go to see as a anticholinesterase, इकलौता ऐसा ड्रग है जो ट्यूबोक्यूरारिन पॉइजनिंग में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. एंड इन सेंट्रली एक्टिंग इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू डू योर पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स वेल. एंड इफ यू गो टू सी द पेरिफेरली एक्टिंग में डीपोलराइजिंग में तो सक्सिनाइल कोलिन, दैट्स द ओनली ड्रग दैट यू हैव टू स्टडी वेल. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5. द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट. सो एंटी डिप्रेसेंट के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है. सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव माउ ए इनहिबिटर्स. एंड इसमें दो ड्रग्स है, एमॉक्सीपाइन एंड बस्पिरॉन. इसको आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एमॉक्सीपाइन इज एन एंटी डिप्रेसेंट, व्हाट काइंड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इट इज, and the way you present your question answer, that's very important. जैसे उसके pharmacological action पूछे, so it's action on the CNS, it's action on CVS, it's action on CTZ, eyes, glands, smooth muscles, visceral muscles. So always accompany your answer with these pharmacological actions. The next question is write the mode of action of antipsychotic drugs. So antipsychotic drugs में भी काफ़ी ज़्यादा classification है, that is thiothiazine, thioridazine और phenothiazine, fluorobutyrophenol. But one basic concept that you need to get cleared about is typical and atypical antipsychotic के बीच का difference. So typical antipsychotic जो है potent D2 blockers होते हैं and atypical antipsychotic are weak D2 receptor blockers. एंड अटिपिकल के आपको सिलेबस में सिर्फ 3 एग्जाम्पल है, दैट इज रेस्पेरिडॉन एंड क्लोजापाइन. दीज टू ड्रग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गो टू सी. ओलानजिपाइन इज ऑल्सो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक, बट इफ यू गो टू सी सल्फेराइड, रेस्पेरिडॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोजापाइन एज वेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स. सो पार्किंसंस डिजीज में बेसिकली डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, सो हम ऐसे एजेंट्स देते हैं जो डोपामाइन के लेवल को इनहैंस करें. सो डोपामाइन अगोनिस्ट, डोपामाइन फैसिलिटेटर और डोपामाइन प्रिकर्सर, दीज आर द एजेंट्स दैट वी यूज. अदर 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स आर माउ इनहिबिटर्स एंड कॉम्टी इनहिबिटर्स. आप इसको ऐसे ही याद रखो, अपना उसका फुल फॉर्म आपको आगे चल के अपने आप याद हो जाएगा. माउ स्टैंड्स फॉर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड कॉम स्टैंड्स फॉर catechol orthomethyl transferase. And the last question is write a note on opioid analgesics. So analgesics भी 2 टाइप के होते हैं, opioids and non-opioids. One that is opioids are also called as morphine and its analogs, and non-opioids mainly include anti-inflammatory and anti-pyretic agents. So आपको opioid analgesic में बहुत बहुत important question है from unit number 5. So उसका classification अच्छे से करें and उसका pharmacological action and the 3 receptors on which it acts.
दैट इज द म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर एंड डेल्टा रिसेप्टर. सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.